सबसे पहले अपन रिवीजन में पढ़ेंगे पार्टनरशिप में माइनर वाला पोर्शन। सबसे फेमस टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं एग्जाम में। सिर्फ वहीं से नहीं आते बट सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं। तो निकाल लिया आप लोगों ने? अरे बोलो। याद रखिए। हाँ सर, नहीं कुछ मत रखना क्यों है बस। ठीक है चलेगा, हाँ ओके बाय बाय। हाँ चलो, माइनर एज ए पार्टनर। पहला सवाल हमसे पूछेगा कि माइनर की पोजीशन क्या होती है पार्टनरशिप में। नोट्स पे ध्यान दो। तो पहली लाइन लिखी है उसमें, इसको जनरल रूल कहते हैं हम लोग। जनरल रूल कि आमतौर पर ऐसा होता है कि a minor cannot become a partner in a partnership firm। अब आपको तो पता है हर जनरल रूल का अपना एक एक्सेप्शन होता है। वहां क्या लिखा, however a minor may be admitted to the benefits of an existing firm। नई फर्म में तो बनाना ही मत इसको, नई फर्म में मत लेके जाना एज ए मेंबर। समझा क्या बोला? नई फर्म में एज ए मेंबर लेके मत जाना, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। जो फर्म ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है उसमें तुम उसको अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर उसकी शर्त क्या है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टीज। अपन ने एक और चीज पढ़े थे कि माइनर के साथ फॉर्म स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना? अपन ने क्या पढ़े थे? माइनर के साथ फॉर्म स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए माइनर बिफोर अचीविंग द एज ऑफ मेच्योरिटी। 18 साल के होने के पहले वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी पोजीशन है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा पढ़ो। A minor has the right to receive agreed share of property and profits। दो वर्ड है यहाँ पर, पहला प्रॉपर्टी का हिस्सा और दूसरा प्रॉफिट का हिस्सा। सही है? अरे बोलो। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर हैज द राइट टू एक्सेस। जब मैं चाहूंगा तुमको मेरे को अपनी बुक्स दिखानी पड़ेगी, सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, मैं उसको इंस्पेक्शन भी कर सकता हूँ। और सिर्फ इंस्पेक्शन करने की बात नहीं, मैं उसकी कॉपी भी मांग सकता हूँ। तो उसके पास अधिकार है कि वह एक्सेस, इंस्पेक्ट और बोलो कॉपी ऑफ द अकाउंट्स क्लेम कर सकता है। जहां अकाउंट्स वर्ड आया मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ माइनर हैज अ राइट टू फाइल अ लीगल सूट फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यस, वो बिल्कुल क्लेम कर सकता है कि भाई आप मेरे को मेरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहे, आप मुझे मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहे। बट उसका एक एक्सेप्शन है। हाउएवर वो ये तभी कर सकता है, he can file a suit only if he decide to separate his connection with the firm। अगर तू फॉर्म छोड़ के जा रहा है तभी तो क्लेम करेगा ना। फॉर्म में रहते रहते कैसे लीगल सूट फाइल कर रहे हैं? ठीक है, फॉर्म में रहते रहते तो देखो प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ तो, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर्म में रहते रहते तो प्रॉपर्टी क्यों क्लेम कर रहा है? फॉर्म में रहते रहते तो क्या क्लेम कर सकता है? प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। प्रॉपर्टी पर क्यों क्लेम करते हैं? जब अपन जाते हैं, जब अपन जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा पढ़ो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ऑल द पार्टनर्स थिंक टुगेदर और एनी पार्टनर एंटाइटल। क्या बोल रहा है बेटा? या तो सबने मिलकर डिसाइड किया या सबने ये अधिकार किसी एक को दे दिया था। जैसे कि एक्टिव पार्टनर कि भाई एक काम कर तो फॉर्म को डिसॉल्व कर, तो क्या लिखा था? एनी पार्टनर एंटाइटल टू डिसॉल्व द फॉर्म अपॉन नोटिस टू अदर पार्टनर्स। व्हाट इज इट मीन? अगर आप फॉर्म को डिसॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? बाकी पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऐसा कर सकते हैं ना सर, मगर ये तो गड़बड़ हो गई। माइनर बोलेगा मेरे से तो कोई पूछ रहा ही नहीं है। पहली कंडीशन क्या बोली? सबने डिसाइड किया कि फॉर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही? किसी एक पार्टनर ने नोटिस देके बाकी सबको क्या बोला? मैं फॉर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं। तो ये तो आपस में अपना शेयर लेके भाग जाएंगे। मेरा शेयर कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो वहां थर्ड लाइन क्या लिखी है? कोड शेल प्रोसीड विद द सूट। वो बोलेगा मैं इस लीगल सूट को एक्सेप्ट करता हूं, आगे बढ़ता हूं 100%। और मैं फॉर्म को क्या करूंगा? डिसॉल्व भी करूंगा। डिसॉल्व करने के बाद क्या करूंगा? अकाउंट्स को सेटल भी करूंगा तुम्हारे बीच में। अरे बोलो ना भाई, मगर एक शर्त है, बोलो। जो माइनर का शेयर हो मैं डिसाइड करूंगा। लिखा है क्या? देखो, द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शेल बी डिटरमाइंड अलोंग विद द
शेयर्स ऑफ पार्टनर, बोलता है मैं माइनर का डिसाइड करूंगा, बाकियों का भी डिसाइड हो जाएगा अपने आप। अरे बोलो, तो इसका मतलब माइनर के कितने सारे देखो बढ़िया बढ़िया राइट्स। नेक्स्ट क्या लिखा, माइनर कभी पर्सनली लाइबल नहीं हो, मतलब माइनर को कभी आप जेल नहीं भेज सकते, माइनर को कभी आप पार्टी नहीं बना पाओगे कॉन्ट्रैक्ट की कि इसके खिलाफ केस करो। बट सिर्फ और सिर्फ अगर आपको उससे कुछ क्लेम करना है तो कहां से क्लेम करोगे, उसकी प्रॉपर्टी से या उसके प्रॉफिट से। एग्री? अरे यहां तक क्लियर है क्या? अब आगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है पोजीशन ऑफ अ माइनर, बोलो, आफ्टर अचीविंग द एज ऑफ मेच्योरिटी। 18 साल का हो गया, अब क्या होगा, ये थोड़ा काम की चीज है, इसको ध्यान दें। बोलते 18 साल का होने के बाद सबसे पहले माइनर शेल डिसाइड, देखो डिसाइड करना ही पड़ेगा भाई कि तू इस फॉर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, और कितने महीने में डिसाइड करना पड़ेगा, 6 मंथ्स। अब वो 6 मंथ्स की डेट कब से काउंट होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नीचे 2 पॉइंट लिखे, बोलता है ही विल डिसाइड वांट्स टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर और नॉट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच कब से वो 6 महीने स्टार्ट होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट, कब से वो 6 महीने स्टार्ट होंगे। नंबर 1, जब वो 18 साल का होगा। अरे बोलो, या वो ऑलरेडी 18 साल का हो चुका है और उसको पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है, तो बोला 30 दिन तेरे को पता चलेगा, उस दिन से क्या चालू होंगे, 6 महीने। अरे बोलो, लिखा है सेकंड पॉइंट, बड़ोस होके क्या लिखा है, व्हेन ही फर्स्ट कम्स टू नो, अरे मैं तो बेनिफिट के लिए एडमिट था और वो ऑलरेडी 18 साल का हो चुका है, तब से क्या चालू होंगे उसके 6 महीने। विच एवर इज, भाई लेटर ही होगा ना। अरे बोलो, अगर 16 साल में पता चला तो क्या क्या वो 6 महीने वाला रूल आएगा, नहीं, तो जो भी आएगी कंडीशन कब आएगी, बोलो 18 के बाद, 18 के बाद। अब आपको तो पता है कि 6 महीने के अंदर उसको क्या देना है, पब्लिक नोटिस देना है कि तू पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। क्लियर है? अगर 6 महीने में आपने नोटिस नहीं दिया, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, यू ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्टनर। अरे बोलिए, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। वेरी गुड यार, मगर ये नेक्स्ट लाइन जो है ये खेल है पूरा। अब तो पार्टनर बन गया, अब क्या होगा, बोलता है अगर कोई व्यक्ति एडमिट हुआ था एज ए माइनर और ओनली फॉर द बेनिफिट्स, लिखा है क्या बेटा? अरे बोलो, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो of such admission until a particular date after the expiry of post पे होगा। What does that mean? भाई तो 18 साल का हो गया, 6 महीने भी चले गए, कितना बड़ा हो गया है, तू ये कैसे बोलेगा कि तेरे को पता ही नहीं कि तू बेनिफिट्स का एडमिट है। अगर तू ये क्लेम करता है कि मुझे पता, तो बर्डन तेरे पे होगा, ठीक है। हम तो ऐसा मान चुके हैं कि तुझे पता है और तुझे 6 महीने में जवाब देना है कि तुझे पार्टनर बनना है या दोबारा पढ़ना उस लाइन को, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द सच पर्सन, व्हाट इज सच पर्सन, माइनर, जो माइनर नहीं है, हैड नो नॉलेज, मेरे को नॉलेज नहीं था किस चीज का, उस एडमिशन का, until a particular date after the expiry of his attaining the shall lie on the person, बोलो, asserting that, जो व्यक्ति वह क्लेम कर रहा है ना कि मुझे पता नहीं, वही प्रूफ करेगा कि एक्चुअली मुझे पता नहीं, ठीक है, उसके रीजन बताता हूं। मान लो वो 19 साल का हो गया, पहले बार रूल फॉलो नहीं किया उसने, 18 साल वाला, और उसे पता चला कि वो किसी फॉर्म में बेनिफिट्स के लिए था, तो तुझे ये बताना पड़ेगा कि तुझे ये बात पता नहीं थी, क्योंकि वो तो तेरे पार्टनर बना चुके हैं क्या खत्म होने के बाद, 19 प्लस 6 महीने के बाद में, किसके बाद में, 19 प्लस 6। अब आ जाओ आप लोग राइट्स। अगर वो पार्टनर बन गया, बहुत चिल्लर है बेटा, बहुत चिल्लर है, चिल्लर चीज है, बन गया पार्टनर, अब ये माइनर की तरह लाइबल रहेगा कि फुल फ्लेज पार्टनर की तरह, जैसे बाकी है वैसे तू। दूसरा, अब उसकी लाइबिलिटी पर्सनल भी होगी, बट कब से, जब से बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है उस वक्त जो भी लाइबिलिटी ली गई होगी, अभी तक चुकाई नहीं होंगे, वो सब भी चुकाना पड़ेगा। भाई तुमने अगर उस वक्त के बेनिफिट्स एंजॉय किए तो उस वक्त की लाइबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी आपको। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स रिमेन द सेम, जो शेयर तेरा प्रॉफिट और प्रॉपर्टी का 16 साल 17 साल में था वही अभी 18-19 साल पे भी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आने वाले। नेक्स्ट, अगर वो नहीं बनता है पार्टनर, वो चूज करता है 6 महीने में कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ, कब 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 चूज करेगा, 18 होने के बाद प्लस 6 महीने, या पता होने के बाद प्लस 6 महीने, वैसे में आऊंगा 18 प्लस 6 या पता होने के बाद प्लस, विच एवर इज, पता तो उसको 18 साल के बाद ही पता चलना है। 30 साल का होगा तो पता चला कि मैं इसमें हूँ तो चलेगा ना, कोई दिक्कत, 30 प्लस 6 महीने,
जिस टाइम को पता चला 20 से 6 महीने, क्या दिक्कत है उसमें? तेरे को हो सकता है कि तेरे बहुत सारे शेयर्स हो, बहुत सारे कहीं बेनिफिट्स हो, तो तेरे पेरेंट्स ने तेरे को बताया चलो, और उसका तेरे को बताया भी ना, हो सकता है वो तुम्हें 21 साल में बताए। 18 का मतलब क्या है? यू कैन क्लेम इफ यू नो, उसको पता ही नहीं तो क्या करेगा? तो सर अगर पार्टनर हम उसके चेक कर रहा है कि वो तो वही तो बर्डन उस पे है, वही तो बड़े बर्डन उस पे है। तेरे को ये बताना पड़ेगा कि तुझे पता, कि आप तो मान चुके हैं तेरे को पता, वही तो बर्डन है, वही तो एक्सेप्शन लिखा था ऊपर। असर्टिंग का मतलब क्या होता है? क्लेमिंग द फैक्ट। अब ये नहीं बन रहा है पार्टनर, तो नहीं बन रहा है तो भाई डेफिनेटली कुछ तो राइट्स और ड्यूटीज होंगी तुम्हारी। क्या है बेटा? पहला, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज शेल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ ए अप टू द डेट ऑफ, एग्जांपल दे देता हूं, 18 साल का हो गया, कितने महीने उसके पास? अज्यूम कर लेते हैं अगले 6 महीने तक वो माइनर ही है। अरे बोलो, 5वें महीने में क्या दिया उसने? पब्लिक नोटिस, तब भी वो क्या कहलाएगा? माइनर ही कहलाएगा। अरे सही है क्या? आगे बोलो, his share shall not be liable for any act of the firm done after the date of नोटिस देने के बाद में किसी भी एक्शन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। और लास्ट बहुत इजी, बोलो क्या लिखा है? he shall be entitled to sue the partners for his share of the property or the firm। why? बिकॉज वो अपने कनेक्शंस को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, छोड़ देगा। अभी तो बड़े ऊपर अपन ने जाएगा तो लेके जाएगा। अरे बोलो, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? सोचो तो सर जाने आगे आगे समझ आगे इसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, इसको पहले तो हो चुकी थी। क्यों रहेगी? हाँ मतलब उसकी प्रॉपर्टी लाइबल रहेगी, वो लाइबल नहीं रहेगा। सर इसमें कोर्ट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। फोटो में शेयर फोटो में जो इसके शेयर डिसाइड होंगे बाकी के अलग होंगे कि सेम सेम भी हो सकता है? किसके बाकी के? मतलब माइनर और अदर पार्टी के शेयर सेम होंगे जो होंगे, जो के होंगे वो इसके होंगे, जो डिसाइड किए होंगे। मुझे क्या पता क्या होगा? सर जब नोटिस करेंगे उनको पार्टनर नहीं रहना है, अपना शेयर लेके जा सकता है। हाँ पढ़ तो रहे। नॉट टू बिकम अ पार्टनर का मतलब क्या है? पार्टनर नहीं बनना चाहिए, जा ही रहा होगा तो छोड़ के जाएगा, तभी तो बता रहा है मेरे को नहीं रहना पार्टनर। तो जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा? वो पढ़ रहे हैं, अपना शेयर लेके जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी लेके जाएगा। जिस दिन नोटिस देगा उसके बाद के किसी भी एक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। पढ़ तो नहीं, और क्या पढ़ रहा है? ठीक है। अरे बोलो, एक टॉपिक है, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। सिंपल। हाँ बेटी, पब्लिक नोटिस का मतलब क्या हो गया? छाप दो आप कहीं पर भी, किसी को भी दे दो। पब्लिक नोटिस मतलब आप बता दो कहीं पर रजिस्टर को। पब्लिक नोटिस मतलब कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दो, वेबसाइट पे डाल दो, पार्टनरशिप फॉर्म की, न्यूज़पेपर पे डाल दो, दैट इज पब्लिक नोटिस। नोटिस बोर्ड पे चिपका दो, दैट इज पब्लिक नोटिस। अज्यूम कर लेंगे कि पब्लिक नोटिस से तो रजिस्ट्रार भी पढ़ चुका होगा, या रजिस्ट्रार को दे दिए तो रजिस्ट्रार उसको पब्लिश कर देगा, कहीं तो कुछ तो दिखाएगा, दुनिया को बताएगा। ठीक है, ये हो गया माइनर। अरे बोलो, पक्का? देख लो एक बार, कोई डाउट है क्या? समझ लो। कौन सा वाला? खुद से पढ़ना पड़ेगा, वेद खुद से अकल लगानी पड़ेगी, बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, इतना इजी नहीं पढ़ना। ये भी लिखाए थे माइनर इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होता का फ्रॉम हाँ मैंने पढ़ाया था, जब माइनर सॉल्वेंट नहीं होता तो इंसॉल्वेंट कहां से डिक्लेयर होगा? वो सॉल्वेंट होता है क्या? तो इंसॉल्वेंट कैसे होगा फिर? अरे कितनी इजी भाषा है। वो बोल रहा है 19 साल का है, बोल रहा है मुझे आज पता चला है कि मैं वहां बेनिफिट्स के लिए हूं। अंटिल अ पर्टिकुलर डेट, क्या लिखा है देख, जब तक मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे पता चला नहीं कि मैं किसी फॉर्म में किस चीज के लिए एडमिट था, बेनिफिट्स के लिए। तो ये प्रूफ तुझे करना है कि तुझे पता, तो मांग रहे तुझे पता। अंटिल पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या होता है? जब तुझे बताया गया, जब तू 18 साल का हुआ तब नहीं, तब वाली कंडीशन तो ऊपर खत्म हो गई। जब तुझे बताया गया और तू क्या बोल रहा है मुझे पता, तो ये क्लेम तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि तुझे सब कुछ पता है, क्योंकि तो 18 का तो हो चुका है ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इम्प्लाइड ऑथोरिटी में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट, बोलता है किसी भी पार्टनर का कोई भी एक्ट कैसे किया गया है? यूजुअल तरीके से। व्हाट इज यूजुअल? जिस तरीके से नॉर्मली काम धंधे किए जाते हैं। दूसरा बोलो,
किसको बाइंड करेगा? वो फॉर्म को बाइंड करेगा। अरे बोलो, अगर मैं किसी पेरेंट से मिलके एडमिशन में किसी भी प्रकार का डिस्काउंट देता हूँ तो यूजुअल वे है मेरे काम करने का, जो बाकी पार्टनर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैं जो भी डिसीजन लूंगा ऑफिस में बैठ के, वो बाकी पार्टनर्स पे क्या होगा? एप्लीकेबल। क्या होगा? सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो काम बहुत बार हो चुका है और आपको पता है जो काम बहुत बार हो चुका है वो इम्प्लाइड होता है। क्या होता है? इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड ऑथोरिटी में क्या क्या चीजें पढ़नी देखते हैं। नंबर 1 बोलता है कौन कौन से एक्शन से इम्प्लाइड ऑथोरिटी में आएंगे। बहुत चिल्लर टॉपिक है, 4-5 चीजें एबीसीडी करके। नंबर 1 देखो क्या लिखा है, वो एक्शंस आएंगे जो किससे रिलेटेड होंगे? आपके नॉर्मल बिजनेस। टीचिंग हमारा नॉर्मल सर्विस। सब मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा था एबीसीएच के, नॉर्मल थोड़ी ना है। वो नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम है जिसके लिए एबीसीएच जाना नहीं जाता। क्या लिखा था? दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस। अगर तुम्हारा कपड़े का धंधा है तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी किससे रिलेटेड होना? कपड़े से रिलेटेड होना, उसके खरीदने और बेचने से रिलेटेड होना। दूसरा क्या लिखा है? काम करने का तरीका कैसा होना? यूजुअल। व्हाट इज यूजुअल? हर काम करने का तरीका यूजुअल एक तरीका, एक तरीका होता है काम करने का। अगर डॉक्टर्स की पार्टनरशिप फर्म है तो डॉक्टर्स किस तरीके से पेशेंट से मिलेंगे, उसको किस तरीके से दवाई लिखेंगे, उसको किस तरीके से एडमिट करेंगे, वो एक तरीका होता है। और वो तरीका ही किसको रिप्रेजेंट करेगा? हॉस्पिटल को। किसको? हॉस्पिटल। और तीसरा क्या लिखा है? ये जो एक्शन आप कर रहे हो किसके नाम पर करना है? फॉर्म के नाम। अरे बोलो। Yes. और इन एनी अदर मैनर बोलो, एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइडिंग एन इंटेंशन टू। अगर आपने फॉर्म का नाम यूज नहीं किया तो आपके कहने से या आपकी हरकतों से लग रहा है कि फॉर्म के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? फॉर्म के लिए कर रहे हो। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। काशिफ सर ने पुडियम खरीद के लाए, हो सकता है उन्होंने पुद्दर वाले को ना बोला मुझे क्लास के लिए चाहिए। हाँ हाँ, हो सकता है। मगर जब वो खरीद रहे थे तो ये तो इम्प्लाइड था कि वो किसी क्लास के लिए ले जा रहे हैं। आप समझ रहे हो सकता है उन्होंने फॉर्म का नाम नहीं लिया, बट उनके एक्शन तो ये दिखा रहे थे कि किसी न किसी क्लास के लिए जा रहे हैं। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। 3 हो गए, लिख पाओगे ये 3 चीज? बोलो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला क्या लिखा है? नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड ना, यूजुअल में करना है और फॉर्म के नाम पर या तो एक्सप्रेसली बताओगे या इम्प्लाइड। एग्री? तब बैंक में मैं जॉइन फॉर्म का नाम। हाँ, बाइंड द फॉर्म मतलब बाकी सब रिमेनिंग पार्टनर्स लाइबल रहेंगे। सिंपल। फॉर्म मतलब क्या होता है? रिमेनिंग पार्टनर्स। फॉर्म की कोई खुद की तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। ये आगे काम की रिजर्व। ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी से बियॉन्ड है। मतलब ये सब काम आप इम्प्लाइडली नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। एक लीगल सूट चल रहा है फॉर्म का, तो लीगल सूट आपका क्या नॉर्मल बिजनेस है क्या? नहीं नहीं सर, केस चल रहा है। अगर आप लीगल फॉर्म हो तो बात अलग है, समझे? अगर आप वकीलों की फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो? वकीलों की, एडवोकेट की, तो फिर सूट फाइल करना, सूट वापस लेना, ये आपके लिए नॉर्मल काम है। कौन सा काम है? हाँ, ये ध्यान रखना आपको। चलो पढ़ो कौन कौन से एक्शन है जिसके लिए इम्प्लाइड ऑथोरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा। नंबर 1 क्या लिखा है? कोई डिस्प्यूट चल रहा था, बिना पूछे आपने उसको काय में डाल दिया? आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट। अबे भाई, बिना पूछे थोड़ा सेटल करेगा? नॉर्मल थोड़ी ना होता है सब, एबनॉर्मल काम है, कभी कभी होते हैं। हो सकता है हमको उससे पैसे लेने होंगे बहुत सारे। दूसरा क्या लिखा है? बोलो। तूने अपने नाम पर किसका अकाउंट खोल लिया? फॉर्म का। गलत बात है, ये भी नॉर्मल नहीं है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, गलत चीज है। तीसरा, किसी डेटर से कोई क्लेम लेना था, समझता है डेटर? वो क्लेम क्या कर दिया आपने? या तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया या छोड़ दिया। भाई तुम्हारी उधारी थोड़ी ना है। किसकी उधारी है? फॉर्म की। तो आप कैसे कैसे कर दोगे? कोई सूट फाइल किया था, फिर सूट आपने विड्रॉ कर लिया। अरे बोलो, आप एक सूट हार गए, आपने वहां पर लाइबिलिटी को एडमिट कर लिया। अरे बाकी पार्टनर से पूछ तो लेते हैं कि हम अगर सूट हार गए हैं तो लाइबिलिटी एडमिट करनी है या। तो नॉर्मली क्या होता है, केस हारने के बाद में और हायर कोर्ट में केस किया जाता है। और क्या लिखा है? फॉर्म के नाम पे आपने क्या खरीद लिया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर्म की प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दिया या किसी और फॉर्म से पार्टनरशिप कर लिया। ये काम इम्प्लाइड ऑथोरिटी से बियॉन्ड है। क्या है? बियॉन्ड है। ये करने के लिए आपको चीजें एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पूछ लेगा, सर अगर उनका रियल एस्टेट का धंधा होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी वाला काम नॉर्मल बिजनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अरे बोलो यार। यस। सही है? अरे बोलिए। अगर आपकी लीगल फॉर्म है तो फिर सूट फाइल करना, सूट विड्रॉ करना क्या हो जाएगा? नॉर्मल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। बस ये याद रखना, एक्सेप्शंस। अब नीचे जो बी वाला पॉइंट है वो है तोड़ पॉइंट। अरे बोलो। अरे बोलिए। इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट दे रहा है, तो कुछ ज्यादा ही अपने मन से काम कर रहा है। तो बाकी टीचर्स ने क्या डिसाइड किया? रोको रे इसको,
इसको बोलो कि तू इतना ही डिस्काउंट देगा और इतना ही देगा। अब पढ़ो आप क्या लिखे, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म बाय में, या तो वो मेरी इम्प्लाइड ऑथोरिटी को और बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अरे बोलो ना, कहां पर लिख के एग्रीमेंट सर आप 1,000 तक का डिस्काउंट देंगे, 1,000 के ऊपर अगर आपको डिस्काउंट देना है तो बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरी ऑथोरिटी को कम कर दिया। चलिए बोलो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी, हाउएवर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हाउएवर ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे आप किस पर, एम्प्लॉइड पार्टनर पर, तो किसको पता होनी चाहिए बताइए, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, तभी थर्ड पार्टी कुछ कह पाएगी कुछ समझ पाएगी। अरे बोलिए समझा क्या बोला, थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा तो कैसे, अरे यार थर्ड पार्टी तो ये अज्यूम करके चलेगी कि सर के पास पूरी ऑथोरिटीज है, तब तुम सब पार्टनर हो, तुम सबने मिलकर क्या किया, मेरी एम्प्लॉइड ऑथोरिटी को, तो किसको बताओगे तुम सब, थर्ड पार्टी को बताए भैया इसे 1,000 का डिस्काउंट, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी तरफ से अलाउड, ये तुम्हारी जिम्मेदारी रिमेनिंग पार्टनर्स कि उस रिस्ट्रिक्शंस को क्या करोगे आप, थर्ड पार्टी को बता के, किसको बताओगे, थर्ड पार्टी। ठीक है, ये बहुत अच्छा केस था। बड़ो क्या लिखा एग्जांपल, एबीसी 3 पार्टनर्स है, कौन सी फॉर्म में, सबने एग्रीमेंट किया कि कोई भी पार्टनर बोलो फॉर्म के बिहाफ में ना कोई गुड्स को परचेस करेगा, अगर बोली कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, वेरी गुड, अरे 40 लाख तक तो खरीद सकता है ना। बी ने फिर भी एक्वायर किया मटेरियल, कितने का, 70,000, ऑथोरिटी कितने की थी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आराम से। बट ये जो तुमने उसकी रिस्ट्रिक्शंस की है पहले बताओगे ना तुम थर्ड पार्टी को। अब उसके केसेस है, पहला केस क्या है बोलो, क्रेडिटर के इसके बारे में कोई जानकारी, ये तो फॉर्म की गलती है, तो फॉर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी कितने हजार के लिए, 70,000 के लिए, मतलब पूरा 70। दूसरा केस क्या लिखा है, केस वेयर क्रेडिटर आर अवेयर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, तो कितने के लिए लाइबल रहेंगे, 40, तो वो 30 के लिए क्यों नहीं देंगे, अरे देखो भी तो पता था कि उसको ऊपर का माल नहीं बेचना, अरे बोलो उसका माल तो थोड़ा इनके पास, वो नहीं इसके जेब से अपने जेब से भरेगा, फॉर्म नहीं देगी उसके पास, हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ अपने जेब से भरे। क्रेडिटर में दे दिया पर उसके पैसे नहीं दे दिए, हाँ तो वो जो एक पार्टनर है जिससे मिली भगत कर लिया, फिर प्रॉपर्टी से हाँ, उससे लेगा, प्रॉपर्टी से लेने ना उससे लेगा पैसे। ठीक है, अरे बोलो बहुत आता है क्वेश्चन कि क्या पार्टनर की इम्प्लाइड ऑथोरिटी को ज्यादा और कम किया जा सकता है, तो आंसर क्या है, यस। कैसे किया जाएगा, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अरे बोलो, तो पूछना क्या, देखो सर बोला आपने उनसे बोले कि सब पार्टनर डिसाइड करेंगे 1,000 रुपये ऊपर नहीं देना है, लेकिन कुछ अभी मेरा एग्जांपल छोड़, वो 40,000 70 वाला समझाएगी, वो समझो, मेरा एग्जांपल नहीं वही बस वही समझ, कितना डिसाइड किया थे उन्होंने, कोई भी पार्टनर कितने से ऊपर का गारमेंट नहीं खरीदेगा, और ये बात उन्होंने थर्ड पार्टी को अगर बता दी है तो वो 40 के लिए लाइबल रहेंगे, अगर थर्ड पार्टी को नहीं बताए तो वो 70 के लिए लाए, तो उसकी इम्प्लाइड ऑथोरिटी कितने तक थी, 40 तक, मतलब वो 40 तक का माल बिना लिखे बिना बोले भी खरीद सकता है, कोई सवाल नहीं खड़े करेगा उसको। ये दुनिया में सबको पता है कि ये आदमी आता है 40,000 का माल खरीद के चले जाता है, और ऑथोरिटी दिखाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो एम्प्लॉइड है, क्या है, सालों से वो काम, बस इतना ध्यान रख, वो 1,000 वाले में मत जा, वो भूल जाए एग्जाम्पल, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉरगेट इट। अब आ जाओ 21 इमरजेंसी, तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो नॉर्मली तुम करते नहीं, तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुमने काम क्यों किया, 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्या लिखा है, फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और गुड फेथ, मेरा इरादा फॉर्म को प्रोटेक्ट करने का भाई, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं कर, तो ये ऑर्डिनरी एक्ट होगा क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूजुअल होगा क्या, अनयूजुअल, अनयूजुअल, वेरी गुड वेरी गुड, समटाइम्स हाँ कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। सेक्शन 23 बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, एक्टिव पार्टनर जो भी एडमिट करेगा वो किसके लिए एडमिशन होगा, फॉर्म के लिए। अरे बोलो, 2 वर्ड है बोलना मत, क्या है वो 2 वर्ड, वो जो भी एडमिशन होगा रिप्रेजेंटेशन होगा किससे रिलेटेड होना, अफेयर्स, और क्या होना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे बोलो, अगर मैं कोई भी एडमिशन ले लेता हूँ बाकी टीचर्स के बिहाफ में, कोई भी टर्म्स और कंडीशंस के साथ, तो बाकी टीचर को ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है वो ट्यूशन के अफेयर से रिलेटेड है, और क्या है ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी तो है एडमिशन, नोटिस, एडमिशन लाइबिलिटी का, हाँ लाइबिलिटी का एडमिशन, लाइबिलिटी समझता है तो कैसे लिए आप, बस हाँ पूरी फॉर्म लाइबल रहेगी क्योंकि वो पैसे किसके लिए लिए गए, अफेयर्स के लिए और ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस। नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज ए नोटिस टू द फॉर्म,
एक्टिव पार्टनर को नोटिस गया मतलब फॉर्म को नोटिस गया। अब वहाँ क्या लिखा देखो, अगर कोई नोटिस गया किसको लेके, डिफेक्ट को लेके, किसमें डिफेक्ट थे, गुड्स, किसको बताया गया, पार्टनर, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा ये बात किसको पता है, फॉर्म को पता है। 3 कंडीशन होगी उसमें, पहला क्या है, वो नोटिस किससे रिलेटेड होगा, किसको दिया गया, और ऐसा माना जाएगा कि नोटिस देने वाला और जो थर्ड पार्टी है पार्टनर उनके बीच में कोई मिली दिखा, तभी तो मजा आएगा। अरे बोलो, क्योंकि नीचे केस भी दिया होगा। एबीसी क्या है, पार्टनर है, कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बी ने क्या किया, ऑर्डर किया सम रॉ मटेरियल, और उसमें कोई डिफेक्ट था, उसके 2 केस थे। पहला क्या बेटा, क्रेडिटर ने इंटिमेटेड किया सेंड बैक टू बी दैट ही वाज, भाई वो डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया है, आपको बता दिया मतलब ऐसा assume करो। दूसरे वाले में दोनों की मिली भगत, देखो क्रेडिटर ने उसको बताया, उसने क्या बोला, अरे अपन दोनों मिलके बांट लेंगे पैसा, मैं फॉर्म से उतने पैसे लूंगा जितने लेने, आपस में बांट लेंगे। बड़ी बात फॉर्म को पता, देख लो केस 1 केस 2 का सॉल्यूशन क्या लिखा है, पहले वाले में फॉर्म लाइबल रहेगी, दूसरे वाले में फॉर्म लाइबल नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, सॉल्यूशन है, मिली भगत, मिलके क्राइम कर रहे हैं। अरे बोलो, ठीक है। 25, 26, 27 पढ़ो वाला क्या लिखा, 25, 26 चिल्लर है, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। पहला वाला हेडिंग पढ़ो क्या लिखा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फॉर्म। मैं जो नहीं बोलूंगा उस पर फोकस करना। पार्टनर्स कैसे लाइबल रहते हैं, जॉइंटली, सेवरल मतलब मल्टीपल डेट्स के लिए, किसके प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति। किन ऑथोरिटीज में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अरे बोलो रे, वो ऑथोरिटी किससे रिलेटेड होना, बिजनेस ऑफ द फॉर्म से रिलेटेड होना, बिजनेस ऑफ द फॉर्म, खत्म। अरे खत्म। रिमेनिंग पार्टनर किस एक्शन के लिए लाइबल रहेंगे, जो किससे रिलेटेड है, फॉर्म के बिजनेस से, किस ऑथोरिटी में दी गई थी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इसी तो है बे। दूसरा क्या लिखा है, लाइबिलिटी ऑफ द फॉर्म फॉर द एक्शंस, बोलो रॉन्गफुल एक्शन ऑफ द पार्ट। अब वो रॉन्गफुल एक्शन का मतलब क्या है, अरे बोले यार कौन सा काम था, गारमेंट का ना, गारमेंट के काम में गड़बड़ करना है, अगर आपने कोई पर्सनल लाइफ में गड़बड़ की उसके लिए फॉर्म रिस्पॉन्सिबल। हाँ पढ़ो जल्दी से क्या लिखा है, द फॉर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉस्ट टू ए थर्ड पार्टी बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए पार्टनर। तो रॉन्गफुल एक्शन किससे रिलेटेड होना, नंबर 1 क्या लिखा है, ऑर्डिनरी फोर्स, और दूसरा विद इन द ऑथोरिटी, विद इन द ऑथोरिटी। तब कौन लाइबल रहेगी, फॉर्म, कौन से एक्शन के लिए, रॉन्गफुल एक्शन के लिए। किसने किया वो रॉन्गफुल एक्शन, पार्टनर, किसके साथ किया, थर्ड पार्टी के साथ। अरे बोलो, एग्जांपल वही कर सकते हैं, जानबूझ के गलत मटेरियल सप्लाई किया, जानबूझ के डिफेक्टिव वाला। अब अपनी कपड़े की दुकान है, अब मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मैं तुमको डिफेक्टिव माल बेच रहा हूँ, खराब माल बेच रहा हूँ, और सामने वाले को पता नहीं है, तो बाद में मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो वो ये बोलेगा ना कि तुम्हारे रॉन्गफुल एक्शन मतलब किससे एक्शन, फॉर्म के एक्शन किससे रिलेटेड थे, बिजनेस से रिलेटेड थे, किसकी, किस ऑथोरिटी में थे, एम्प्लॉयड और एक्सप्रेस। तू दुकान में बैठा, तो तुमने दिखा रहा, तो मालूम नहीं तेरे पास अधिक है। अरे बोलो, नकली माल बेच दिया। नेक्स्ट क्या है, 27 क्या बोलता है, मिस एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 कंडीशन है इसमें। नंबर 1 क्या है, अगर कोई पार्टनर किसी अपरेंट मतलब रियल विजिबल सीन है ना, आपने को पता है कि इसी को पैसे देने, ये मेन आदमी है, अगर उसने किसी रियल ऑथोरिटी में क्या हासिल किया, पैसा या प्रॉपर्टी, किससे, थर्ड पार्टी से, किसके लिए हासिल किया था, फर्म के लिए, बट साले अपने ऊपर खर्च करते, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगी, फर्म। दूसरा पढ़ो, किसको पैसे मिले, प्रॉपर्टी मिली, फर्म। अरे बोलो ना, और उन्होंने क्या कर दिया, और फॉर्म मतलब किसको मिली, रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो किसी भी एक पार्टनर ने क्या कर दिया उसका मिसएप्लीकेशन, तो पूरी फॉर्म क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल। अरे रहेगी क्या, सबसे फेमस सेक्शन 29, अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी ट्रांसफरी को बेचना चाहता है, तो बिल्कुल बेच सकता है, और उसकी कुछ शर्त है, क्या लिखा देख, पार्टनरशिप में अगर तेरे को अपना हिस्सा बेचना है, पहली बात तो पार्टनरशिप कौन सा बिजनेस है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस का बिजनेस। अगर तो अपना हिस्सा बेचना चाहता है बिल्कुल बेच सकता है, तो जिसको हिस्सा बेचेगा उसको बोलेंगे असाइनी, क्या बोलेंगे, और तू कौन होगा, असाइनर, क्योंकि यू आर सेलिंग योर बेनिफिट्स। क्या कर रहे हो आप अपने बेनिफिट्स को, या तो बेच रहे हो, या गिरवी रख रहे हो, या अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट्स, मतलब आपने अपने अधिकार किसी और को दे दिए, तो क्या अब आप उस अधिकार को सेम तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। अब अपने वो अधिकार किसको दिए, तो देखते हैं राइट्स ऑफ ट्रांसफर क्या है। बोलो भाई राइट्स क्या है, पहला ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट इज द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब मैंने अपना अधिकार बेचा तो उसमें पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी, क्या क्या कर सकता है, पढ़ो पहले क्या लिखा, सॉरी क्या क्या नहीं कर सकता, पहले क्या लिखा, इंटरफेयर नहीं करेगा, दूसरा अकाउंट दिखाने को नहीं, तीसरा इंस्पेक्शन नहीं, सिर्फ क्या क्लेम करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, क्या क्लेम करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अरे बोलो, इवन उसमें ये भी लिखा है
कि जो प्रॉफिट देखो पार्टनर देंगे चुपचाप रख लेना, उसको चैलेंज मत कर। अरे बोलो, अब आ गया डिसोल्यूशन। अभी तो पार्टनरशिप चल रही थी ना, अब फॉर्म क्या हो गई, डिसॉल्व। तो ट्रांसफरी क्या बोलेगा, सुनना पूरी बात। ट्रांसफरी इधर मेरे को देखो, मैं ट्रांसफरी मान लो, मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकार मेरे को किसी और ने दिए, ये अधिकार मेरा तुम सबके खिलाफ है। वो अधिकार क्या है, नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा, तो रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट, तो विच द इसने मुझे वो अधिकार, तो उसको मिलने वाला तो मेरे को दो ना भाई। अरे बोलो, और दूसरा क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू ऑन द अकाउंट। अब वो खड़ा है, बोलता है मेरे को मेरा शेयर चाहिए, तो मगर बोलता है मेरे को मेरा शेयर पता नहीं है कितना है, तो आप क्या क्लेम कर सकता है, अकाउंट्स। और अकाउंट्स देख के क्या डिसाइड करेगा, अपना शेयर। जबकि ऊपर क्या पढ़े अपन ने, वो अकाउंट्स को क्लेम नहीं कर सकता अगर पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है। ऊपर पढ़े, पढ़ेगी नहीं ड्यूरिंग द कंटिन्यूस। अरे बोलो बेटा, रिवीजन है, बहुत स्लो ले रहा हूँ मैं रिवीजन, इससे फास्ट होता है, ये तो बहुत ही स्लो ले रहा हूँ, इससे फास्ट पढ़ाना पड़ता है रिवीजन। और नहीं तो क्या, ऐसे में तो कितने टॉपिक होंगे, 10-15 टॉपिक भी नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ तुम लोग। इजी वाले वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप आ जाओ एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। बताओ एक्सपल्शन में क्या था सर, अगर आप किसी पार्टनर को रिमूव कर रहे हैं, भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जहां मेजोरिटी लगती, बाकी हर जगह पर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। चलो ध्यान दें, ये जो पावर है कहा दिया गया आपके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट उसमें लिखा था। कौन डिसाइड करेगा, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। ये पावर कैसे यूज कर रहा है, गुड फेयर में, सबके गुड फेयर में। निकालने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग और देना है क्या। अगर आपने उस पार्टनर को बिना किसी फॉर्म ऊपर लिखी हुई फॉर्मेलिटी के बिना निकाला तो क्या हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड। क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। सही है, नीचे नोट क्या लिखा है, इनवैलिड एक्सपल्शन से पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी भाई, धंधा थोड़ी ना खत्म हो जाएगा भाई, इतना ही लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर, पर्सनल राइवलरी नहीं चलेगी, पर्सनल रिवेंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी बीवियों को झगड़ा हो गया, नहीं चलेगा। ध्यान, इंसॉल्वेंसी बहुत अच्छा टॉपिक। जिस दिन भी डिक्लेयर्ड हुआ, एडजुडिकेटेड हुआ कि आप इंसॉल्वेंट हो, उस दिन आप क्या हो जाओगे, सीज टू बी अ पार्टनर। आप उस दिन से उस पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं रहोगे। अरे बोलो, ना फिर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे फॉर्म के एक्ट के लिए, ना फॉर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी आपके एक्शन के। कौन सी डेट से, एडजुडिकेशन डेट से। क्लियर। अब वहां एक लाइन लिखी है, हिज स्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जब उसकी तो रही नहीं, किसके पास जाएगी, ऑफिशियल रिसीवर के पास में जाएगी। क्या, cease to be liable for any of the action of the firm done after the date of order। बोलता है यार मैं इंसॉल्वेंट तो डिक्लेयर हो गया, मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी, किसके पास पड़ी है, पार्टनरशिप में। तो मतलब वो प्रॉपर्टी भी अब रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी किसी भी एक्शन के लिए। कब से, जिस दिन से कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या दिया है, बताइए, इंसॉल्वेंसी कोर्ट। अरे बोलो, वो उसको तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगी ना, क्रेडिटर। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, किसी के पैसे डुबाए ना, तो उसको मिलेगी ना भाई। अब उसका इफेक्ट क्या है, इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यू एज ए पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। अरे बोलो, नीचे क्या लिखा, ही विल बी सीज्ड टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑन व्हिच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, नहीं जिस दिन ऑर्डर मिला, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, सैटरडे को ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, तारीख लिख दिया उसमें 31 तारीख। अब तेरे को मंडे को मिल रहा, उससे लेना देना सैटरडे से ही क्या हो गया, सीज टू बी अ पार्ट। सही है, तो सैटरडे के बाद जो भी एक्शन करेगी फॉर्म, उसके लिए तेरी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल, एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा, तेरे एक्शन के लिए फॉर्म का रिस्पॉन्सिबल। अरे क्लियर है क्या, तीसरा पॉइंट क्या लिखा, अरे वही है यार जो अपन ने पढ़े, वही जो पढ़े, सेम सेम सेम। अपन डायरेक्ट 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। Ordinarily but not invariably, the insolvency of partner results in a नॉर्मली अगर कोई ऐसा आदमी तुम्हारे साथ है जो क्या हो चुका है, बंद करो साले, सिर्फ बाकी सब भी वैसी फर्जी हो, बोलता नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ो, बट पार्टनर्स अगर क्या है, कॉम्पिटेंट है, 18 साल के ऊपर है, नॉलेजेबल है, समझदार है, माना अकलमंद है, अगर उनको लगता है कि एडजुडिकेशन के बाद में भी क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तो वह कर सकते हैं। क्या करके, एग्रीमेंट साइन, क्या करके, ठीक है। अरे बोलो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेथ ऑफ पार्ट 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोलता ऑर्डिनरली क्या होता है,
पार्टनर मरा तो इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एग्री ना? बट रूल क्या कहता है? बाय द डेथ ऑफ पार्टनर इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन parties that partners are competent to agree, वही है उसमें, and death of partner will not affect the dissolving the partnership as regards the survive unless the firm consists of only two parties। क्या मतलब है इसका? अगर दो थे, एक मर गया, बंद करो भाई उनकी पार्टनरशिप, उनको धंधा करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तेरा पार्टनर ही मर गया तो क्या है, बट अगर तीन थे तो सर्वाइविंग तो चलाएंगे ना, उनके बीच की पार्टनरशिप तो चलेगी। अरे धंधा तो चल रहा है भाई, धंधे को लेकर कोई इशू नहीं है। किसको लेके इशू है? पार्टनरशिप को लेकर। बोलता है सर मरे हुए आदमी से तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, बट जो जिंदा है उनसे तो करेंगे। अब दो में से एक मर गया तो एक आदमी पार्टनरशिप चला सकता है? ला सकता है ना, 6 महीने के अंदर पढ़े थे ना अपन। अब ये 3 लाइन जो है ना, यहां से क्वेश्चन आता तुमको, यहां से आता, बोलता है इन ऑर्डर द स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। अब भाई वो मरा तो उसकी प्रॉपर्टी भी लाइबिलिटी से फ्री हो जानी चाहिए। वहां वर्ड लिखा है देखो, एब्सॉल्व। अगर वही आदमी आए तो डिस्चार्ज लिख देना, रिलीफ भी लिख सकते हो। बोलता सर किस दिन से कौन से एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी? फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन, मरने के बाद। मरने के बाद जो भी लाइबिलिटी है, मेरी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस। अरे मरा हुआ आदमी कैसे नोटिस देगा भाई? सर उसके एलआर तो दे सकते हैं, बड़ी एलआर वो दे, बट वो नहीं देगा ना, पब्लिक को देगा ना, बोलो थर्ड पार्टी को। क्लियर है क्या? अब तक एक क्वेश्चन आता है एग्जाम, 3 पार्टनर थे एबीसी, इन्होंने एक सामान खरीदा उधारी में, काय में भाई, लाइबिलिटी तो कभी आ गई। बोले सर सामान डिलीवर हुआ उसके मरने के बाद, उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी पहले ही हो चुकी थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, करनी वही बोल रहा हूँ। सर बोले सामान बाद में आया, मैंने खरीद तो पहले लिए थे, तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, खरीद लिए दैट्स इट। तो हिज स्टेट विल बी रिस्पांसिबल। तो लेवल रहेगा वो। वो नहीं रहेगा उसकी प्रॉपर्टी में। हमें तो कुछ सुनना कर लगा ना, वो समझो वो मर गया है, उसके पहले ये अपन ये कर चुके इन लोगों ने ऑलरेडी उधारी में सामान खरीद चुके हैं, तो सामान कब आ रहा है इंपॉर्टेंट? नहीं। उधारी तो ले ली। थर्ड जो सी पार्टनर है, हाँ। ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए और उसके आगे वो मरता है, क्या फर्क पड़ता थर्ड पार्टी को? नहीं अरे अपन तो थर्ड पार्टी के नजर से सोचेंगे ना, थर्ड पार्टी को क्या लेना देना है, किसको पता है किसको नहीं पता है? उधारी लिए मतलब सबने लिए, और नहीं लिए सबने तो इम्प्लाइडली बताओ फिर लिख के। अपने को थर्ड पार्टी के नजर से सोचना ही नहीं। ये समझा मैंने क्या बोला? कि कब सामान डिलीवर हुआ वो इम्पोर्टेंट, उधारी कब ली गई थी वो। कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर सामान जब डिलीवर होगा तब लाइबिलिटी अराइज होगी। हमें अराइज तो पहले से है, तो सामान हमें डिलीवर हो रहा है, ठीक है। अरे बोलो, अरे तुम ई कॉमर्स में सामान खरीदते हो, तो तुम्हारे यहाँ सामान का बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने जब खरीदा तब से लाइबिलिटी चालू हो गई तुम्हारी। अगर तुमने काय में खरीदा, सीओडी में, काय में, आगे क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दिया मैंने आपको, डेथ पढ़ा दिया, और क्या पढ़ाया? अब आ जाओ 36 में आ जाओ, काम का सेक्शन। आउटगोइंग मतलब छोड़ के जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, भगाया नहीं जा रहा है, आउटगोइंग है, अपनी इज्जत से जा रहा हूं भाई मैं। बोलते इसके भी कुछ अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग, सेम बिजनेस कर सकता हूं मैं, जो फर्म का था ना सेम कर सकता हूं, बट इसकी कुछ कंडीशन है, देखते हैं। अगर उनके बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। रूल क्या बोल रहा है? रूल क्या बोल रहा है? अगर पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो सेम बिजनेस कर सकता है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। देखो लिखा कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, लिखा है क्या? तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है? कर सकता है, नहीं करना हो तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या क्या नहीं कर सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो? पहला पॉइंट, फॉर्म का नाम यूज नहीं करेगा। दूसरा, ये मत बताना कि तो अभी भी फॉर्म के लिए बिजनेस कर रहा है। तीसरा, अपनी फॉर्म के पुराने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस मत करना, कांटेक्ट मत करना, उनसे चर्चा मत करना। अरे बोलो, कौन से वाले कस्टमर की बात हो रही है? तेरे जाने के पहले जितने लोग, तेरे जाने के बाद नहीं, जाने के पहले, बिफोर इज टू बी पार्टनर। लिखा है क्या रे भाई? अरे बोलो। अब इसमें नीचे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या लिखा है? अगर पार्टनर चाहे तो ये एग्रीमेंट बना सकते हैं दूसरे पार्टनर से। कौन से पार्टनर से? जाने वाले पार्टनर से। क्या बना सकते हैं? कि वो सिमिलर बिजनेस को कैरी नहीं करेगा, ना स्पेसिफाइड पीरियड में, ना स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में। पर वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होना? रीजनेबल होना, अनरीजनेबल नहीं होना। व्हाट इज रीजनेबल, अनरीजनेबल? 2 साल 3 साल,
10-20-50 किलोमीटर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा ना कि हाँ, जो का ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि क्या आप अपने पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो क्या? तो पहला रूल बोलता है नहीं, लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट में जो रिस्ट्रिक्शन होना वो रीजनेबल होगा, और वो रीजनेबिलिटी डिसाइड होगी धंधे के हिसाब से। तो पीरियड का मतलब क्या होगा? 2-3 साल रीजनेबल होता है, 20 साल होता है क्या? 10 साल होता है क्या? 10 साल में तो धंधा खराब हो जाएगा उसका। अरे बोलो, हम गोंदिया में अपनी पार्टनरशिप में, तो कहाँ से? सर गोंदिया में नहीं करूंगा, ठीक, गोंदिया के बाहर तो कर सकता हूँ ना। पर जो लोकल लिमिट के बाद रीजनेबल लाइन के अंदर मेरे को नहीं पता व्हाट इज लोकल लिमिट, दैट लोकल लिमिट में बी अ नेशन, लोकल लिमिट में बी अ राज्य, अपने को नहीं पता। हो सकता है अंबानी की और अदानी की पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है टूट गई, ए भाई तो इंडिया में नहीं करेगा धंधा, हो सकता है भाई, कुछ भी कर सकते हो। तो लोकल लिमिट मतलब, लोकल मतलब मोहल्ला शहर नहीं, लोकल मतलब जो आपके दायरे में है, जो आपके धंधे के दायरे में। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे सामने कोई कोचिंग क्लास खुलती है, क्या मैं रोक सकता हूँ? नहीं, वॉइड है। क्या है वो? वॉइड है, नहीं कर सकता। तो उसका एक्सेप्शन है, क्या उसका? क्या आप ट्रेड करने से रोक सकते हो अगर आपके बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से रिस्ट्रिक्शन के साथ? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। किसके साथ में? सेक्शन में तो लिखा है 27 सब सेक्शन 2, एन एग्रीमेंट शेल बी वैलिड इफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल, ठीक है। और रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दो इस क्वेश्चन पर। पूरा लिखना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली जैसे लिखा। क्यों फ्रेंचाइजी बिजनेस में नहीं होते रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? भाई आप अपने घर का सामान नहीं बेचेंगे इसमें, आप अपना नाम यूज नहीं करेंगे। हाँ होता तो है, तो रीजनेबल ही तो होते हैं। अभी मैंने अपना धंधा बेचा तो रिस्ट्रिक्शन तो लगाऊंगा ना कुछ ना कुछ। अब आ जाओ तुम्हारे 37 में, चलो क्या है 37? राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, बोलो, इन सर्टेन केसेस टू शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सेक्शन, बोलना मत, बहुत जोरदार। एक सेकंड। हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, 37 क्या बोल रहा है, फोकस करो 37 पे। वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म, मेरे को मत देखो, नोट्स पे देख लो, नहीं तो नहीं समझेगा, नोट्स पे देखो, नोट्स पे, मेरे को मत देखो। वेयर एनी मेंबर, उसको पार्टनर भी कह सकते हैं। वेयर एनी मेंबर और पार्टनर ऑफ अ फर्म हैज, और अदरवाइज, हो सकता है किसी और वजह से आपने उसको भगा दिया हो, अरे हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, किसी और वजह से वो सीज हो गया। व्हाट इज सीज? अब पार्टनर नहीं रहा, तो अगर मर गया तो सर्वाइविंग पार्टनर, चले गया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या वो सेम बिजनेस को कैरी कर सकते हैं? आंसर है यस। अरे बोलो, विद किसके साथ कर रहे हो बिजनेस? विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, विदाउट एनी फाइनेंस। ध्यान दे उधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर या तो मर गया या पार्टनर चले गया, आपने अभी तक अकाउंट्स को सेटल नहीं, और फर्म की प्रॉपर्टी के साथ जम के धंधा कर रहे हो, लिखा है क्या? और अभी आउटगोइंग पार्टनर की स्टेट भी आप ही के पास में, अरे है ना भाई, सेटलमेंट कहाँ हुआ है अभी? अब मेरी मेरी भाषा सुनना, वो बोलेगा मेरे जाने के बाद आपने जो भी पैसे कमाए किस प्रॉपर्टी से, जिसका अभी तक कोई सेटलमेंट, मुझे उसका भी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। देन इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसके क्या अधिकार है जाने वाले पार्टनर के? पहला, आउटगोइंग पार्टनर और हिज स्टेट इज एंटाइटल एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ, या तो वो खुद डिसाइड करेगा, अगर मर चुका है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या डिसाइड करेंगे? रे मेरे को वो प्रॉफिट चाहिए जो आपने कब कमाए, मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद, विदाउट द फाइनल सेटलमेंट, विदाउट द फाइनल। देखो बोला ऐसे लिखा है, आपने मेरी भी तो प्रॉपर्टी का शेयर यूज किया, अरे किया कि नहीं? और मेरा पैसा भी यूज किया, तो प्रॉपर्टी का शेयर यूज किया तो उसका हिस्सा ले लूंगा, और कैपिटल यूज किया तो उस पर इंटरेस्ट ले लूंगा। कितना? इससे इजी प्रोविजन क्या होगा यार? तुम लोग कैसे बोलते हो डिफिकल्ट है?
अरे इजी तो है। लास्ट पे रहा आ रहा हूँ ना, मैं लास्ट में आ रहा हूँ। मैंने ही पढ़ाया तो मेरे को पता है, लास्ट वाले में आराम से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन बाबा, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, अपन ने क्या पढ़े ऊपर, उनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अब बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान देना। एन ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर, जहां वर्ड सर्वाइव आया मतलब मर चुका है पार्टनर, और जहां वर्ड कंटिन्यू आया मतलब वो जा चुका है। बोल हितेश, सुधारी अभी सुनना अरमन, ऊपर क्या था, साले तुमने सेटलमेंट नहीं किया, और जो जो मेरी प्रॉपर्टी से पैसे से कमाया, प्रॉपर्टी से कमाया तो शेयर दे, पैसे से कमाया तो इंटरेस्ट दे। पीछे पड़ना, जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट। मेरी प्रॉपर्टी मुझसे खरीद लो, मेरा पैसा मुझसे ले लो। देख क्या लिखा, कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर ने क्या किया? परचेज द इंटरेस्ट। अरे किया क्या नहीं? उसकी प्रॉपर्टी, मरे हुए पार्टनर की प्रॉपर्टी किससे खरीदेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, और जाने हुए पार्टनर की उससे खुद से। आगे पढ़ो, आ जाएगा। और उन्होंने वो ऑप्शन यूज कर लिया। अरे बोलो, हाँ, यूज कर लिया उस ऑप्शन को, परफॉर्म कर लिया। नाउ द स्टेट ऑफ द डिजीज पार्टनर और द आउटगोइंग पार्टनर और हिज स्टेट एज द केस में बी इज नॉट एनी फर्दर और अदर। अब वो प्रॉपर्टी तेरी नहीं है अरमान भाई, अब वो प्रॉपर्टी हमने खरीद लिया आपसे। तो अब जिस दिन आपसे खरीदा है, आपसे मतलब आपके मरने पर किससे खरीदा? के जाने पर आपसे खरीदा। तो आज के बाद कल से उस प्रॉपर्टी पर जो भी पैसे कमाए जाएंगे वो हमारे हैं। अब आप क्लेम का एक्सेप्शन ही हो गया ना। अरे बोलो, इसका मतलब जाते जाते क्या करके गया? सेटलमेंट करके गया। क्या करके गए? सेटलमेंट। कोई तो लिखा है। अरे बोलो, अब लास्ट तीन लाइन, बट इफ एनी पार्टनर अज्यूमिंग टू एक्ट इन, बोलो उसने भी अज्यूम किया तो एक्शन एक्सरसाइज और द ऑप्शन डज नॉट फॉल इन बट इट कंप्लाई विद द टर्म्स, ही इज लायबल टू। बोलो क्या, बताओ क्या? जो अपनी बातचीत हुई थी जाते जाते, क्योंकि आप मेरी प्रॉपर्टी को धंधे के लिए यूज करोगे, अच्छा अपने बिजनेस के लिए, या आप मेरे से लिए हुआ पैसा बिजनेस में यूज करोगे। मुझे पता चल रहा है इसका भलता ही यूज हो रहा है। मुझे पता चल रहा है जो टर्म्स और कंडीशन हमने जाते जाते डिसाइड किए थे वो आप उसको फॉलो। क्या लिखा देखो, ही इज लायबल टू अकाउंट। क्या लिखा है? अरे अंडर द फॉरगिव, व्हाट इज दैट मीन? वो बोलेगा मुझे दिखाओ कि आपने इस प्रॉपर्टी से क्या क्या किया है, मुझे उसकी अकाउंटिंग चाहिए। अगर आपने उसका वैसा यूज नहीं किया जैसे अपनी बातचीत, ये लैंग्वेज की दिक्कत है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिविंग? हाँ, जो ऊपर वाला प्रोविजन, यही थी ना दिक्कत, यही थी ना प्रॉब्लम की लैंग्वेज क्या है। तो अब कैसे पढ़ेगा तू? सबसे पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि या तो मर गया या चला गया, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने कोई सेटलमेंट नहीं किया, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी का यूज होगा, कैपिटल का यूज होगा, उसमें उसको हिस्सा मिलना चाहिए क्या? अनलेस और अनटिल उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? जाते जाते वो अपना हिस्सा बेच के गया, फिर उस हिस्से का फिर जिस दिन तो बेच के गया उसके बाद के प्रॉफिट तेरे को देंगे भाई। जिसने के लिए पार्टनर ने लिया ना, हाँ तो उनको मिलेगा ना, उनको तो सब कुछ मिलेगा। और कुछ देखो, पूछना है क्या बोला तूने? यार तो बहुत इजी है, इंडेमनिटी वाला पॉइंट है क्या? देख हाँ बता, राइट्स ऑफ पार्टनर, चलो भाई ध्यान दो। वहां राइट्स ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होगा? मेरी बात तो सुन लो इधर, अपन सब पार्टनर से, मैं भी पार्टनर हूँ, आप भी पार्टनर है। अगर मैं, मेरी वजह से फॉर्म को कुछ नुकसान होगा तो आपका भी तो राइट है कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूं। अरे बराबर है क्या? तो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा, अ पार्टनर मस्ट फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय विलफुल नेग्लेक्शन। तो ये किसका अधिकार है? रिमेनिंग पार्टनर्स का। हो गया। अब सातवें पॉइंट पे आ जाओ, क्या लिखा है? बोलो,
पार्टनर्स हैव द राइट टू बी इंडेमनिफाई द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड पहले वाले में किसने कांड किया था? पार्टनर ने। बाकी सबको इंडेमनिफाई करेगा। अब यहाँ गड़बड़ किसने की है? फर्म ने। वो किसको पे करेगी? पार्टनर से। अब तो क्या अज्यूम करेगा? सर फर्म में कौन कर रहा था ये कांड? मान लो एक्टिव पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे हमको इंडेमनिफाई करो। अब इंडेमनिफाई का मतलब पता है ना सब, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके दो, कंपेंसेशन टू द लॉस। और वो नुकसान किससे रिलेटेड होगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रॉपर कंट्रैक्ट। अंडरलाइन कर लेना। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है अनलेस अनटिल आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट। एडवांसेस में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितने परसेंट का? 6%। ठीक है। प्रॉफिट कैसे शेयर किए जाएंगे? अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं लिखा है तो इक्वली। क्या इसका जनरल राइट है टू गेट रेम्यूनरेशन? कोई सैलरी फैलरी नहीं मिलेगी, शेयर मिलेगा तेरे को बस। कोई सैलरी अनलेस अनटिल आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो सर मैं पूरा काम नहीं करता हूँ। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो मिलेगी, ये तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। अरे बोलो। सेक्शन 12 अच्छे से पढ़ लेना, है ना? ड्यूटीज अच्छे से पढ़ लेना। क्या है ड्यूटी? सेक्शन 9 क्या बोलता है? सर हर पार्टनर की ड्यूटी को 3 काम करे। पहला, जो भी काम करे वो कॉमन एडवांटेज के लिए। दूसरा, जैसा बोला और सच्चाई के साथ। जैसा बोला वैसा करने का मतलब जस्ट और फेथफुल। और तीसरा, जब जब कोई पार्टनर आएगा या उसके लीगल क्या प्रोवाइड करना उनको? वो अकाउंट्स और फुल इंफॉर्मेशन जो भी उनसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड। एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके किसी और पार्टनर की जानकारी मांग रहा है, वो नहीं देने का। उसके बाप दादा की जानकारी तो दे। ठीक है। बाकी सेकंड वाला पॉइंट इजी है, आप पढ़ लीजिए उसको। अरे बोलो। चलो एक सवाल है, राइट्स और ड्यूटीज नॉर्मली कहाँ लिखे होते हैं पार्टनर के? कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ लिखे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कैसे होते हैं? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सर मैं उस राइट्स और ड्यूटीज को चेंज कर सकता हूँ कि हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। इतना जल्दी क्यों आया? तो इतना जल्दी क्यों आया? थोड़ा क्या पूरा? कितना सारा पढ़ा के हो गया ना। ऐसे का को करने का आयुष, ऐसा मत करना भाई, समझा? पार्टनर अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करेगा किसके बिजनेस से? फर्म के बिजनेस से, तो उसको फर्म का क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। कैसे अर्न कर सकता है वो पर्सनल प्रॉफिट? फर्म की प्रॉपर्टी के यूज करके रेंट कमा रहा है, अपने जेब में डाल रहा है, तो वो रेंट किससे शेयर करना है? फर्म से। समझ रहा है क्या भाई? फर्म का नाम यूज करके करे, कुछ भी करे, जेब पे अपने डाल रहा है ना। फर्म के पैसों से क्या कर रहा है? शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है। अपन तो पढ़ चुके हैं, वो तो वन ऑफ द रीजन दैट सॉल्यूशन फर्म में शेयर मार्केट में गैम्बलिंग नहीं कर रहा। सॉल्यूशन में पढ़े थे अपन। इम्प्लाइड पढ़ा दिया। अरे बोलो। इमरजेंसी वाला हो गया, एडमिशन हो गया, नोटिस टू हो गया। अरे बोलो। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया। 29 बहुत काम का, बार बार बोल रहा हूँ। क्या है 29? राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। क्या है? राइट। दो राइट है ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ कंटिन्यू में ज्यादा राइट नहीं है, एडमिशन के बाद ज्यादा राइट है। कंटिन्यू में क्या क्या नहीं कर सकता गरीब? कर सकता है ना, एक्सेस कर सकता है ना, इंस्पेक्शन। सिर्फ शेयर मिलेगा उसको। भाई तू ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं बन के रहे, ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? ओरिजिनल आदमी छोड़ना तू हमारा। एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ लेना, एक्सपल्शन पढ़ा दिया, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। अरे बोलो रे। 36 हो गया, 36। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। क्या क्या नहीं करना भाई तेरे को? सर जनरल रूल बोलता है मैं धंधा कर सकता हूं अनलेस और अनटिल हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट डालेगा सेक्शन 26(7) ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से रिस्ट्रिक्शन? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं दो चीजों को लेके, टाइम पीरियड और लोकल लिमिट्स। टाइम पीरियड और लोकल लिमिट्स। कौन कौन से 3 काम नहीं करेगा काका तू? फॉर्म का नाम यूज नहीं करेगा और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तो अभी भी फॉर्म के लिए काम करता है। जिस उसको सुनने से भाई हम कस्टमर बना ले भाई, जो करना है। 37 पढ़ लिए? यस सर। अरे बोलो। वीडियो बनाया देख ले।
रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो है। तो समझा? अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर बेमानी हो जाएगी। ये वीडियो बना के मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ तो क्लास वाला ही फील आएगा देखने में, इसलिए तो जल्दी सबसे पहले शायद वही पढ़ाया गया, फाइनल के बाद वही पढ़ाया। सब नहीं कर रहा ना काका? क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब? सर वो एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप है ना, उसमें चेंज आता है। कब कब आता है? जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाए या वो इनकैपेबल हो जाए, मैं बोलो डेथ की वजह से और इंसॉल्वेंसी की वजह से और इंसिनेटी की वजह से। क्लियर है क्या? तो अच्छे में कंटिन्यू कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सद्दा ही खत्म हो गया भाई। दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना, इजी है। अब आ जाओ मोड्स में। हाँ, मीनिंग तो ऊपर लिखी हुई है, पढ़ा चुका हूं कई बार। बताओ, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वॉलंटरी डिसोल्यूशन, पहला तरीका क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट करो और खत्म करो। एग्रीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म में डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सबकी कंसेंट ले ले, और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर ले। बराबर? क्या बोला मैंने? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सबकी कंसेंट ले लो और फॉर्म को बंद कर डालो, और अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से। अब आ जाओ कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बहुत ही जोरदार टॉपिक, 2 पॉइंट है उसमें। बताइए कंपल्सरी डिसॉल्व कब होगी? सब जगह ऑल द पार्टनर। 10 पार्टनर है, 9 क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। बचा हुआ एक करेगा भी क्या? फॉर्म को क्या कर दो, या फिर सारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप। ऑनलाइन गेमिंग ऐप सरकार ने क्या कर दी? अनलॉफुल। तो जो भी उस गेमिंग ऐप को कहना चाह रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, वो फॉर्म क्या हो जाएगी? नोटिस फॉर्म। देखो आगे एग्जांपल आपको सर। अरे बोलो। इमरजेंसी, जोरदार पॉइंट। कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। देखते हैं भाई साहब, अगर बोलता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बेटा आपकी फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी 4 कंडीशन होने पर। बोला पहले क्या लिखा? कौन खत्म? क्या बोल रहा है? नहीं सेम नहीं है, आराम से पढ़। सेम है क्या? चेंज। पहले वाले में लिखा था टर्म खत्म, पार्टनरशिप खत्म। दूसरे में लिखा था एडवेंचर खत्म, पार्टनरशिप खत्म। लिखा है सिंगल एडवेंचर और क्या लिखा है? और तीसरा क्या था? डेथ ऑफ द पार्टनर और ऑन द। अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये 4 कंडीशन में आपको अपनी फॉर्म को डिसॉल्व कंपल्सरी करना। अरे बोलो रे भाई। सर आपने कंपल्सरी सॉल्यूशन में बोले 10 पार्टनर से 9 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक कैसे चलाएगा? तो एक ये और एक वो बार चाहिए कम से कम अपने को, और दूसरा भी, और दोनों कॉम्पिटेंट चाहिए। इंसॉल्वेंट आदमी कॉम्पिटेंट होता है क्या? फर्क नहीं पड़ता उससे, बाकी लोग चला लेंगे। चला लेंगे ना। अबे कहाँ बोला मैंने? अभी नहीं सब हो गए या तो एक के अलावा बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए, वरना एक बच गया। हाँ तो 10 में से 9 हो गए तो फिर एक कैसे चलाएगा? जैसे एक चला सकते हैं। कोई शायद पढ़ा है ना आपको और कि कोड उनको भी बोलने की बात आ रही है। सर आपने पहले उल्टा बताया थे। अरे मैंने क्लास में जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था, मैंने उल्टा बोल दिया, फिर मैंने उसको सीधा किया। क्लास में ही अपने चर्चा कर ली थी उसकी खड़े खड़े कि मैंने पढ़ाते पढ़ाते कुछ उल्टा बोला था। हमारी क्लास में बताया थे, बाद में डिस्कस हुआ था, तो इन लोग क्लास में उल्टा ही बताया था। हाँ हो गया खत्म। वो तो अंग्रेजी में लिखा है ना, एक से फर्क नहीं पड़ रहा। एक इंसॉल्वेंट है तो उससे फर्क नहीं, तब फर्क पड़ेगा अगर 2 थे तो। अगर 2 पार्टनर अगर 2 है और उसमें से अगर एक इंसॉल्वेंट हो गया फिर तो गया ना। पार्टनरशिप ज्यादा और 10 है तो चलेगा, 9 बचे। अब 10 में से 9 इंसॉल्वेंट हो गए तो नहीं चलेगा, एक क्या कर लेगा? समझा? और 2 में से एक इंसॉल्वेंट हुआ तो बंद कर दो, ये बचे कितने? पंकज भाई तेरे से ज्यादा नींद मेरे को आ रही है। 5:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 6 बजे से सेम एनर्जी के साथ। समझा क्या? अगर बैठा है तो अच्छे से बैठ, तो सबसे ज्यादा नींद में मैं हूँ यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, यही तो जिंदगी है। पढ़नी पड़ेगी तो वही बोल रहा अगर 10 में से 8 इंसॉल्वेंट हो बच्चे तो चलाएंगे ना यार। तो इसके पार्टनर बंद कर दो, बंद कर दो। पार्टनर ही एक बचा। पार्टनर ही कुछ फाइनल पार्टनर कैसे होगा? एडमिट होगा ना पेरेंट्स। नहीं, वो एक्सिस्टिंग फॉर्म तेरा चल रही थी, ग्रेजुएट कर लियोगे बाद। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, बोलो क्या लिखा है? वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। आपको पता है विल का मतलब क्या है?
अपनी मर्जी से जुड़े हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। इसमें पब्लिक नोटिस दे देते हो, वो अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को बताते हैं अपने इंटेंशन के, उनके छोड़ के क्यों जा रहे। और इसमें एक और पढ़ाया था कि अगर टाइम पीरियड वाली आपकी फॉर्म है, क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड, अगर टाइम पे खत्म नहीं हुई तो वो पार्टनरशिप एट विल बढ़ेगी नहीं, पार्टनरशिप एट विल। अब कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट क्या बोलता है, अगर ये कंडीशन आएगी बेटा तो मैं तुमको बंद करके रहा हूं। पहला क्या भाई बोल रहा है, अगर मेन आदमी तुम्हारा एक्टिव पार्टनर क्या हो गया, अनसाउंड, अपन अज्यूम करेंगे एक्टिव पार्टनर ही हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर ने क्या बोले, हम एक अनसाउंड एक्टिव पार्टनर के साथ काम नहीं करेगा, फॉर्म क्या बोलेगा, कोर्ट क्या बोलेगा, इंसॉल्वेंट करो। व्हाट इज परमानेंटली इनकेपेबल, कोमा में चले गया, परमानेंटली बीमार हो गया, हाथ पैर टूट गए, कट गए, आंखें नहीं बची, बंद करो भाई। सब तो ये नोटिस देगा कौन, कोई भी दे सकता है, रिमेनिंग पार्टनर उनके रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, वहां लिखा भी होगा, फ्रेंड भी दे सकता है उसको। मिसकंडक्ट समझ रहे हैं, साले तुम बार बार मिसकंडक्ट कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो बाकी के पार्टनर कोर्ट चले गए, बोले ये सही काम नहीं कर रहा, तो फॉर्म को बंद करो। व्हाट इज परसिस्टेंट, कंटिन्यूअसली टर्म्स को चल रहा है। उसको बोला था हम लोगों ने कि भाई साहब तेरे को सैलरी का हिस्सा अकाउंट में सैलरी काट लेता है, सैलरी काट लेता है, हमको उसके साथ काम नहीं करना। पांचवा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बोलो अपन ने ऊपर पढ़े ना भी 29 में क्या पढ़े, अगर आपको अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो पूरे रिमेनिंग पार्टनर से पूछना, अरे को लिखा ऑल ऑफ द इंटरेस्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मैंने लिखा है क्या, और इसका लिखा है परपेचुअल लॉसेस। व्हाट इज परपेचुअल लॉसेस, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फॉर्म को लॉस मत। और ये 7वां पॉइंट बहुत होता है, बोलता है अगर कोर्ट को लगा कि भाई ये बिल्कुल सही ग्राउंड्स है डिसॉल्व करने के लिए, क्या लिखा पहला, मैनेजमेंट कोई है ही नहीं मैनेजमेंट में भाई, वो एक्टिव पार्टनर भी आता जाता है, डेडलॉक है, फंसा हुआ मामला, आगे बातचीत नहीं है इनके बीच, शॉकिंग टर्म्स नहीं है। और लास्ट क्या लिखा है, जब बातचीत नहीं है तो ट्रस्ट जज, अरे बोलो ट्रस्ट सही है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन, अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ो क्या लिखा, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल, अपन ने आज डिसाइड किए कि हम फॉर्म को बंद करेंगे। अब अगर ये तुमने डिसाइड किए, बाकी को क्या पता है, तुमने आपस में डिसाइड किया कि तुम फॉर्म को बंद करना चाहते हो, बट बाहर वालों को कैसे पता चलेगा, जब तक तुम क्या नहीं दोगे जल्दी से पहले। पब्लिक नोटिस क्या है भाई, मैंडेटरी है, एल्स 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 ऑल पार्टनर शैल बी कंटिन्यू टू रिमेन। भाई मगर हमने तो 1 तारीख को डिसाइड कर लिया था, अरे पब्लिक नोटिस 10 को दिया ना, तो वो रिमेनिंग 9 डेज के लिए भी कह रहे हो कि तुम लाइव बन रहे हो। अब आपको पता एक्सेप्शन आ गया, प्रोवाइडेड दैट, बोलता है द स्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज और अ पार्टनर हु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और अ पार्टनर जिसको इस बोलो ऑफ अ पार्टनर हु नॉट हैविंग नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। व्हाट इज दैट मीन, रिटायरिंग पार्टनर 3 लोग, कौन से 3 लोग, मरे हुए पार्टनर की एक सेट, दूसरा और ऐसा पार्टनर जो जा चुका उसको फर्म की भी जानकारी और इज नॉट लाइबल अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीज टू गिव अर्थ। एग्जांपल ले ले, 1 तारीख को आपने डिसाइड किया फॉर्म को बंद, मैं 31 को जा चुका हूं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल कौन से काम के लिए, 1 से लेकर 10 तक के। अरे बोलो ना भाई, इधर ध्यान दे भाई, इधर ध्यान दे। 1 तारीख को फॉर्म क्या हुई डिसॉल्व, नोटिस कब देने वाले हो, 10 को। अरे बोलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिसाइड कब किया, फॉर्म का डिसॉल्व को एक पार्टनर हो गया, नहीं रहेगा रिस्पॉन्सिबल, बोलो क्यों, मुझे तो कब पता चलने वाला है, अरे समझा गया, कब डिसाइड किया आपने कि आप बंद करने वाले हो, नोटिस कर दिया, 2 तारीख को छोड़ के चले 10 तो वो भी रिस्पॉन्सिबल, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कब डिसाइड किया वो इंपॉर्टेंट, आप नोटिस कब दे रहे हो, और इसके बीच में जो भी एक्शन होंगे वो पार्टनर पर रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से 3 पार्टनर, जो मर चुका है, जो बर्बाद हो चुका है और जो जा चुका है। अरे बोलो यार, अब पढ़ो, राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, बंद कर दिए बिजनेस को, तो कुछ तो राइट होंगे, हाँ सर राइट है, पहला राइट क्या है, तो सर वो टू हैव द फर्म, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड टू हैव द फर्म, क्या मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी। अरे मिलेगी क्या, इन द पेमेंट ऑफ फॉर्म्स, कुछ याद आ रहा है, पहले प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको मिलता है, क्रेडिटर को, फिर किसको मिलता है, पार्टनर्स,
दूसरा क्या लिखा है? सर अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा तो वो भी मिल जाएगा। मिलेगा क्या रे भाई? कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं लिखा होगा तो इक्वल बांटने का है। ये वाला पॉइंट जो पढ़ाया और अब जो पढ़ाने वाला हूं, ये दोनों काम के, ये दोनों काम। कब डिसाइड किया हमने और कब नोटिस देने वाले? इसका रीजन बताता हूँ। हमको नोटिस लिखते आता ही नहीं। हमें गवाह, हमने हायर किया एक लॉयर, वो लॉयर था बीमार, तो वो बोल रहा है अगर सुनना, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने में जो जो काम तुम करोगे उस सब के लिए भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। पढ़ो हेडिंग क्या लिखा है? कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन हो चुका है, उसके बाद भी क्या है, हम रिस्पॉन्सिबल। मेरी बात सुना प्लीज। डिसाइड कब किया? डिसॉल्व नोटिस कब दिया? अब नोटिस देने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब उधारियां चुका देते हैं। किसकी उधारी? थर्ड पार्टी। अरे बोलो, तो नोटिस देने के बाद में भी क्या हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। क्या हो? कि जो तुम एसेट्स बेच बेच के पैसा दे रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटीज है ना। वही लिखा उस पॉइंट, थोड़ा अंदर से क्या लिखा? द ऑथोरिटी ऑफ एन to bind the firm shall so far as may be necessary to, क्यों एसेट्स को बेचना क्या एक नेसेसरी काम है फर्म को वाइंड अप करने के लिए? अरे बोलो ना, वही लिखा हुआ। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर वो तो समझ गया था मेरे को कि डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है। मतलब डिसोल्यूशन के बाद कुछ एक्शन होंगे, उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। पर डिसोल्यूशन के बाद ये छोड़ना होगा तो ताला लगा के चले गया, तो काम थोड़ी ना है। डिसोल्यूशन एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में तूने एक सीए हायर किया, उसके पैसे फर्म देगी। तूने एक लॉयर हायर किया, उसके पैसे फर्म देगी। वही बोल रहा हूं मैं। कौन से एक्शंस की बात हो रही है? जो वाइंड अप करने के लिए किए गए। क्या किए गए? सीए को हायर किया। क्या किए गए? लॉयर को हायर किया, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल। और देख नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड। किसी के पैसे रह गए होंगे, वो भी देने पड़ेंगे। भले वो पैसे कब दे रहे हो? डिसोल्यूशन के बाद। वही तो समझा रहा हूं, और क्या समझा रहा हूं। और सेटलमेंट जो है वो इजी टॉपिक है। कुछ याद आ रहा? लॉसेस होते हैं, लॉस हो गया भाई, लॉस बंद करना धंधा। लॉस पहले कहां से रिकवर होगा? प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बाद कैपिटल से जो पार्टनर का रखा हुआ है, और वहां से भी नहीं हुआ तो पार्टनर से मांगेंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा तो एक फल। क्या हो गया? अरे बोलो, अब आ जाओ। पैसे देंगे किसको? ले तो लिए पैसे, उसका भी रेशियो करना। देंगे किसको? पहले किसको देंगे? थर्ड पार्टी। फिर किसको देंगे? पार्टनर के एडवांसेस। एडवांसेस उधारी दिया था ना पार्टनर ने, हाँ उसके परसेंट वाला, वो 6% वाला। हाँ, फिर तीसरा क्या लिखा है? जो कैपिटल था वो वापस कर देंगे। और लास्ट में क्या लिखा? अगर बच गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि अगर जब इतनी बुरी हालत थी तो बचेगा क्या? तो आपने देखा सीक्वेंस, जब देना था तो पहले कहां से? प्रॉफिट से। नहीं आया तो कैपिटल से, नहीं तो उनसे भरवाया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देंगे किसको पहले? थर्ड पार्टी को, पार्टनर के एडवांसेस को, पार्टनर के कैपिटल को। बच गया तो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉपर्टी को फर्म की प्रॉपर्टी और इसकी बात होगी, इसकी प्रॉपर्टी बांटेंगे। समझा? टॉपिक का नाम क्या है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल। बताओ, फर्म की प्रॉपर्टी पहले किसकी लाइबिलिटी के लिए यूज होगी? फर्म की। फिर पार्टनर, अगर तुम देना चाहते हो पार्टनर की प्रॉपर्टी, पहले पार्टनर की लाइबिलिटी यूज होगी, फिर फर्म अगर वो देना चाहता है तो। सेक्शन 49, ठीक है? अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कहां से आए तो खा पी के सुमित? कहाँ गए थे मेरे को भी तो बताओ। भंडारा गए, हमारे लिए कुछ लेके नहीं आए तो? नई दुल्हन की तरह शर्मा रहा है तो। हाँ, तिरछिल क्या गया था? और तुम कहाँ गया था? कौन है ये दोस्त? मेरा दोस्त तो ये है ना। और कौन है? नाम जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, नाम जानना। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास? हाँ ठीक, फिर ठीक।
फिर ठीक है। नीट वाले मतलब नहीं उनको, मतलब शर्मा का अटेम्प्ट आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, जेई वालों के साथ रहेगा तो कुछ थोड़ा पढ़ाई बढ़ाई पढ़ते हैं कि नहीं बोलो, नहीं पढ़ते, चिल्लाते नहीं उनके टीचर उनको, और चिल्लाएगा भाई, हर कोई थोड़ी ना हमारे ऐसा होता है, सब सो रहे होंगे अपने घर पे, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। ट्रू टेस्ट पे क्वेश्चन आएगा, हाँ वो इम्पोर्टेंट, ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। पहला यूनिट इजी है, पहले यूनिट में ज्यादा आपको, मतलब आप खुद से पढ़ चुके होंगे पहला यूनिट। पार्टनर में होल्डिंग आउट पे क्वेश्चन आता है बस ध्यान, बहुत सबसे ज्यादा, हाँ, कि भाई अपने वर्ड से, अपने एक्सप्रेशन से, है ना, आपने ऐसा बोला, आपने पैसे लिए फॉर्म के लिए, तो और क्रेडिटर ने आपके एक्शंस पर बिलीव किया और पैसे दे दिए, वो बाद में आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, वो लाइन लिखनी पड़ेगी, हाँ लिखनी पड़ती है। पार्टनरशिप एट विल जो है उसकी दो कंडीशन है, कुछ याद है क्या? बोलता है पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होगा, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है और ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं से डिटरमाइन कर सकेगा उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, वो तो डिसाइड होगा कि विल पर, काय पर, विल पर। ट्रू टेस्ट, ट्रू टेस्ट, हाँ ये बहुत इजी था, रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, हमें पढ़े हो कि नहीं? सबसे चिल्लर टॉपिक है वो। कब मानते रहे अपन के रजिस्ट्रेशन हो गया फॉर्म का? जब हमने एप्लीकेशन भेज दी है, क्योंकि एप्लीकेशन को रजिस्टर करना उनका रूटीन का, एग्री, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज, एप्लीकेशन पे साइन कौन करेगा? ऑल द पार्टनर्स वेरीफाई करेंगे, उसको करेंगे ना, अरे बोलो, किसको भेजते हैं अपन? रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, किसको भेजते हैं? वो क्या देता है हमको? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अरे बोलो रे। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और आपके खिलाफ किसी ने सूट फाइल किया तो क्या बोलते हो? पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना, या आपको किसी के खिलाफ सूट फाइल करनी, सॉरी ये वाला ज्यादा होगा, आपको किसी के खिलाफ सूट फाइल करना, तो पहले सूट को ऑब्वियसली, फिर फॉर्म को रजिस्टर्ड, फिर सूट फाइल कर। दूसरा वाला कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं 100 रुपए तक, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो। उससे ऊपर का सेट ऑफ क्लेम क्या होता है? सेट ऑफ क्लेम का मतलब मनी को एडजस्ट करना, लेन देन को एडजस्ट करना। तो एडजस्टमेंट किसको किया जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म करो तो पहले रजिस्टर्ड तो करो, तभी तो अलाउ करेंगे। सर 101 रुपए की तो बात है बस, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं। पार्टनरशिप डीड आप लोग पीछे क्वेश्चन बैंक से पढ़ना था उसके पीछे, हाँ उसमें पूरे पॉइंट्स दिए 10 बार। लूसी वाला, लूसी लूसी, और डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, ट्रू टेस्ट, ट्रू टेस्ट, ट्रू टेस्ट, ट्रू टेस्ट। अच्छा वो याद है तुमको? हर वो आदमी, अरे हर वो आदमी जिसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो पार्टनर नहीं होता, जैसे लैंडर पार्टनर, डिसीज और विडो पार्टनर, विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज मतलब वो तो मर गया, और सर्वेंट और एजेंट भी पार्टनर नहीं है, लेकिन तीनों को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट का हिस्सा। तो हर वो आदमी जिसको प्रॉफिट मिले वो पार्टनर होगा जरूरी? प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट कौन सा एविडेंस है? प्राइमा फेसी एविडेंस है, और म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव कि भाई आप पार्टनरशिप तो है बीच में, एजेंट और प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रू टेस्ट में 3 पॉइंट है, मतलब मैंने 3 में लिखा है तो 4 भी हो सकते हैं। पहले क्या था आपके बीच में? देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, एग्रीमेंट किसको लेके होना? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैरिड बाय ऑल, एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर म्यूचुअल एजेंसी। शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसरे मुसम्मिल, है ना, दसरे मुसम्मिल सुप्रीम कोर्ट। 4 पॉइंट है उसके अंदर, क्या नहीं किया था वो गधे ने? ना कोई रिकॉर्ड को मेंटेन किया, ना कोई अकाउंट्स मेंटेन किया, ना कोई बैंक में अपना अकाउंट खोला, और ना मेन जो रजिस्टर्ड ऑफिसर डिप्यूटी उससे कोई रिटर्न परमिशन दिया उससे, ठीक है। केडी कामत वाला किस किसका है? वो प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप, अरे बोलो, हाँ वही है, और क्या है? तो फिनिश ऑलमोस्ट, जो पढ़ा था चलो पढ़ा था, हाँ हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अब वही लोग देखेंगे, मतलब क्या क्या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बोलो।
आप एक दूसरे को सू नहीं कर सकते पार्टनर, आप थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी आपको आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्शन में आएगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, और भी उस पे वीटो 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 जो है और वो जो लीगल वो क्लेम कर सकते हैं आपसे, है ना भाई, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का एक्सेप्शन भी है ना, ठीक है। क्या है एसेंशियल्स, टू और मोर पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू मेक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना एक्सप्रेस और इसके लिए होना बिजनेस के लिए, बिजनेस में तीन चीजें, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो वो बिजनेस, हाँ पार्टनरशिप में होगा। और लास्ट का बिजनेस कैरिड बाय और एनिमल होते हैं एक्टिव, ये 5 एसेंशियल है। ट्रू टेस्ट में 3 पॉइंट्स है, देयर वाज एन एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनिमल ऑफ एक्टिव। इजी है यार, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्टिव पार्टनर को नोटिस देने की जरूरत है क्या? बिल्कुल दे रहे हैं सर। स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बराबर है ना। नॉमिनल पार्टनर, सर नॉमिनल पार्टनर लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के प्रति, उसके नाम पर तो भेज देंगे सब कुछ, बट वो ना प्रॉफिट शेयर करता है ना लॉसेस, सब कुछ नहीं करता। हाँ, मेरे पापा को यूज कर लिया मैंने, मुझसे पैसे ले लेंगे, समझ रहे? अपने बाप दादों को पार्टनरशिप हम कैसे चलती है, बाप दादाओं के नाम से, लेगेसी के नाम पे। हाँ बेटा मेरा नाम यूज, अपने बच्चों से थोड़ा पैसे ले लेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टर भी तो हाँ इन्वेस्टर भी तो हो सकता है ना। इन्वेस्टर होगा तो फिर मैं नॉमिनल पार्टनर की पढ़ाऊँ, इन्वेस्टर होगा तो फिर नॉमिनल पार्टनर में आराम से क्यों पढ़ाऊँ? फिर या तो वो कौन सा पार्टनर होगा, एक्टिव होगा, या फिर क्या होगा, स्लीपिंग होगा, या फिर क्या होगा, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली होगा। नॉमिनल पार्टनर का तो मतलब ही, जा बेटा मेरा नाम यूज करो। अब थर्ड पार्टी तो ये बोलेगी हाँ बशीर अहमद तो आपका बेटा है, ईमानदारी से होगा, हो भाई हो, मैं भी हूँ ईमानदार, ठीक है। इनिशियली रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी पोस्ट और डिलीवर कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, कहां पर, रजिस्ट्रार के पास में, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो। बिल्कुल, कौन से फॉर्म में? प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब फी के साथ में, सही है। डिफरेंस बिटवीन क्यों नहीं है कि भाई, कहाँ लिखा गया है? हो सकता है कल पूरी डिफरेंस दे दूं, अरे तो फिर ये कोई बात ही आएंगे क्या मतलब, एग्जाम में तो आ रहे आते ही एग्जाम में, ठीक है। 1.5-2 घंटे की रिवीजन में नहीं बैठ पा रहे हो तुम, अपनी बॉडी को थका लिए हो, है? क्या बोल रहा है? नहीं सुबह में 5-6 गया तो हाथ ठीक है, डन। हो जाएगा वो पटिया बाहर आ गया इसका क्या बाहर आ गया 6-7 लोग हैं तो भाई हम नहीं बैठते हर्ष को बैठाएंगे, नहीं तो आपकी नहीं हो सकता। सब उसको फिर देंगे भाई, सर वीडियो को डालेगा ग्रुप में, अब भी डालू, अभी तो नहीं, तो 1 घंटा 20 मिनट में खत्म हो गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ सर, कर लिया रिकॉर्डिंग, सब बातचीत अच्छी सब आई अपने। देखने लगा चाहिए सर टेस्ट तो मनीषा क्या हो? आंसर क्या है? हाँ, सब पार्टनर फॉर्म का पार्टनर होता है कि ओरिजिनल पार्टनर का पार्टनर होता है? ओरिजिनल उसका मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसमें एक लाइन लिखी थी, unless consent from all partners is obtained by an introduction of this type of partner can be a valid drop from moving an application for। बोले यार हमसे बिना पूछे तूने अपना एक पार्टनर अपॉइंट कर लिया, वो तेरे लिए काम कर रहा है, हमको तेरे साथ काम नहीं कर रहा, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है क्या फॉर्म को डिसॉल्व करने का? हो सकता है। अरे बोलो ना, ठीक है। क्या इम्प्लाइड ऑथोरिटी पढ़ लेना घर जाके, अब याद से अच्छे से डिस्कस किया हमने। इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या होती है? जो बिजनेस से रिलेटेड हो, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड हो, यूजुअल वे में की गई हो, समझ रहा है? हाँ भूलना मत,
इंक्लाइंड ऑथोरिटी में 7-8 काम नहीं आते हैं, ध्यान रखना। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। 7-8 काम क्या है भूलना मत। 8 काम है, 8। प्रॉपर्टी को बेचना मत, खरीदना मत, आर्बिट्रेशन मत करना, विड्रॉ मत करना सूट को, पार्टनरशिप किसी से पार्टनर, अपने नाम पे अकाउंट मत खोल लेना, ये सब लिखा हुआ है, भूलना मत, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्या इम्प्लाइड ऑथोरिटी को कम ज्यादा किया जा सकता है, तो आंसर है यस। आप उसको वेराई कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो ना। अगर ये बात आपको थर्ड पार्टी को बतानी पड़ेगी, थर्ड पार्टी को नहीं बताओगे वो आपको पूरे अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। सही है। चलो 1 घंटा 20 मिनट डन।